नमस्कार। नेक्स्ट जेन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। ईपीएफओ पीवाईक्यू के इकोनॉमिक्स के पार्ट सेकेंड में आपका स्वागत है। आपको विदित हो कि वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एंशिएंट हिस्ट्री पीवाईक्यू, मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यू, लेबर लॉ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हैज completed, okay, and polity part 1 of PYQ has completed. Now we are moving towards economics part 2 PYQ. Let's study. कह रहा है कि अ स्टैंड अप इंटरप्राइजेस कैन बी एस्टेब्लिश्ड इन, एक स्टैंड अप उद्यम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है। तो क्या होगा यहाँ पे, इसको छोड़ करके आपका सारा आंसर है। कृषि में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है, सर्विस में किया जाता है और ट्रेडिंग सेक्टर में किया जाता है। ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट फार्मिंग, ठीक है। तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार्टअप हब्स आर एग्रीड टू बी सेटअप इन। स्टार्टअप हब जो है वो निम्नलिखित संस्थानों में से स्थापित करने पर सहमति बनी है। तो इसके लिए कौन, ये आईआईटी, ठीक है, आईआईएसईआर, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, एनआईटी, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय इसमें से नहीं है। तो आपका क्या हो गया, आईआईटीज हो गया, आईआईएसईआर हो गया और एनआईटीज हो गया। देखिए इसमें से क्या है कि आपको श्योर शॉर्ट ये सब कुछ कुछ फैक्ट है। जैसे कल हम देख रहे थे इंडस्ट्रियल आपको जो रिजोल्यूशन था, आईपीआर जो था, वो कल हम देख रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ चीजें श्योर शॉर्ट होती है, फैक्ट होता है, उसको हमें पढ़ना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम envisages each bank branch to give loan between 10 lakhs to 100 lakh। मतलब स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक बैंक शाखा को 10 लाख से 100 लाख के बीच का ऋण प्रदान करना है। किस लिए और किसको, टू एटलीस्ट वन एससी एसटी बोरोअर। तो ये तो सही है, हमेशा प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दिया जाता है जोड़। तो अगर हमें नहीं भी आएगा तब भी हम क्या कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। तो ये सही है। टू एटलीस्ट वन वुमेन, तो एक विमेन को भी दिया जाएगा। टू एटलीस्ट वन रूरल अनएम्प्लॉयड यूथ बोरोअर, ये जरूरी नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसको देख लिए। और ये स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है वो कब शुरू हुआ था और किस मंत्रालय के अंतर्गत है। तो 2016 5 अप्रैल को शुरू हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ग्रासरूट लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा, जॉब क्रिएशन होगा, मोटा मोटी जो बात आप बोलते हैं। और एक्सटेंडेड इसको किया गया 2025 तक इसको क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, ठीक है। पर्पस क्या है, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंगस्ट क्या, विमेन शेड्यूल कास्ट, मतलब कि अनुसूचित जाति और महिला, अनुसूचित जनजाति, ये सब में उद्यमिता को क्या करना, एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करना, बढ़ावा देना, ठीक है। प्रोवाइडेड लोन फॉर ग्रीनफील्ड इंटरप्राइजेज, जब हम ग्रीनफील्ड इंटरप्राइजेज बोलते हैं यानी जो नया नया लग रहा हो, न्यू। अगर पुराना एयरपोर्ट का ही हम एक्सपेंशन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड क्या बोलते हैं, ब्राउन फील्ड बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जब नया होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रीन फील्ड बोलेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। हाँ,
नेक्स्ट, फैसिलिटेट बैंक एज क्या, फैसिलिटेट बैंक लोन बिटवीन क्या करेगा ये, ठीक है। तो इसको हम देख लिए, बैंक, कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, लोन देती है आपको 10 से 100 लाख के बीच में। हाँ, थ्रो स्टैंड अप इंडिया पोर्टल पे यहाँ पे जाते हैं, स्टैंड अप इंडिया और क्या, स्टैंड अप पोर्टल पे जाते हैं और आपको क्या मिलता है, स्टैंड अप मित्रा है, यहाँ से जाते हैं और ये एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द क्या, लेट डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, उसके माध्यम से भी हो सकता है। एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर अ लोन, ऋण देने की के लिए जो पात्रता है, SC ST एंड विमेन इंटरप्रेन्योर्स क्या है, 18 साल से जो ज्यादा है वो इस लोन को एक्सेस कर सकते हैं। लोन्स अंडर स्कीम्स आर अवेलेबल फॉर ओनली क्या, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, मतलब जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है उस प्रोजेक्ट के लिए ये नहीं है, केवल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए है, ब्राउन फील्ड के लिए ये नहीं है। तो ये इस चीज का ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम जो हो रहा है। उसके बाद अब इसका कंपोनेंट देखिए कि कैसे कैसे किसको लोन देंगे ये। तो आपको यहाँ क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर इंटरप्राइजेज 51% of shareholding and controlling a state should be held by either SC ST और women entrepreneur, मतलब 51% अगर नॉन इंडिविजुअल है, मतलब साथ में 2-3 लोग या एक एसोसिएशन के रूप में वर्क कर रही है, तो 51% से ज्यादा जो शेयर होल्डिंग होगा, कंट्रोलिंग जो स्टेक होगा, वो किसके पास होगा, SC ST के पास होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, या महिला भी उसमें शामिल हो सकती है, 51% हिस्सा किसके अंदर में, हाँ। उसके बाद फिर क्या कर रहा है कि बोरोवर शुड नॉट बी डिफॉल्ट टू एनी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो उधार करता है किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था के प्रति डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। पता चला कि क्या हो गया, डिफॉल्टर है और फिर वो लोन लेगा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, एनपीए क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट होगा, एनपीए क्रिएट होगा, ठीक है। द स्कीम इन्वेस्टाइजेज अप टू क्या, 15% मार्जिन मनी which can be provided in convergence with एलिजिबल सेंट्रल स्टेट स्कीम, 15% तक का मार्जिन मनी का प्रावधान करती है जिसे पात्र केंद्रीय राज्य योजनाओं के अभिसरण कन्वर्जेंस के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है। एनी केस, in any case borrower shall be required to bring a minimum of 10% of project cost as own contribution, किसी भी स्थिति में 10% बोरोवर जो है उसको क्या चाहिए कि अपना कंट्रीब्यूट करे कम से कम, बाकी गवर्नमेंट जो है उसको हेल्प करेगी। अगर हम अचीवमेंट का बात करें तो अचीवमेंट का बात अगर करते हैं तो 40,710 करोड़ अभी तक सैंक्शन हो चुका है स्टैंड अप इंडिया के तहत लास्ट 7 ईयर में। 80% लोन गिवन अंडर स्कीम हैज बीन प्रोवाइडेड टू वुमेन, मतलब विमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा ये टूल बन करके उभर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ किसका है, अस्थाई परिसंपत्तियों का मूल्य ह्रास जो है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल गेन या राजस्व व्यय। तो देखिए डिफर्ड एक्सपेंडिचर है ना यहां पे ऑप्शन में, डेप्रिसिएशन इज अ फिक्स, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट, तो खर्च आपका बढ़ जाएगा ना,
तो राजस्व व्यय में ये आ जाएगा। डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट इज ट्रीटेड इज क्या, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये ऐसा क्यों होता है, इसका कारण ये है कि जो लागत आपका है, परिसंपत्ति का जो लागत है, पोर्शन ऑफ एसेट, ये दर्शाता है कि विशेष अकाउंटिंग पीरियड में राजस्व उत्पन्न करने की प्रक्रिया के दौरान उपयोग हो चुका है। ऐसा माना। डिप्रिसिएशन कब होगा, कोई मशीन, डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, हो सकता है कि घिसाई हो, या हो सकता है कि डैमेज हुआ हो, उसका रिपेयर का जरूरत हो, तो ये सब क्या है, माना जाता है कि ऑलरेडी ये कैपिटल जो है यूज हो चुका है, अब उसको फर्दर, और ये सब कैपिटल क्या है, ड्यूरेबल कैपिटल है, जिसको फिक्स कैपिटल बोलेंगे, फिक्स कैपिटल। ठीक है, ये है आपका। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय है क्या, तो दीज आर कोस्ट इनकर्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। राजस्व व्यय वो लागतें हैं जो व्यवसाय के दैनिक संचालन, डे टू डे ऑपरेशन को क्या करते हैं, बनाए रखने और राजस्व उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। दे आर यूजुअली शॉर्ट टर्म होता है। क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, यानी हर बार ये यूज होगा। एंड आर फुली एक्सपेंस्ड सेम अकाउंटिंग ईयर, एक ही अकाउंटिंग ईयर में क्या होता है, ये पूरा का पूरा यूज हो जाता है। जैसे लेबर को अगर देना है बेज, तो यूज हो जाएगा। अगर आपको लैंड को देना है रेंट, तो यूज हो रहा है। तो ये इसको कह रहा है। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, ये फंड यूजुअली कंपनी एक्वायर जो करती है, अपग्रेड करती है, मशीन उशीन लगाती है, मेंटेन फिजिकल एसेट, ये सब करती है। जैसे बिल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट, कोई सामान खरीदी है, मशीन खरीदी है, वो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है। तो पूंजीगत व्यय वह राशि होती है जिसे कोई कंपनी संपत्ति, भवन यानी बिल्डिंग, उपकरण यानी कि इक्विपमेंट जैसी भौतिक परिसंपत्तियों को प्राप्त करने या अपग्रेड करने, उन्नत करने या बनाए रखने, मेंटेन करने में लगाती है। और ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। जस्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ये हो गया। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, देखिए आपको हम बता दें कि इकोनॉमिक्स में जितने भी टर्म होते हैं वो यूनिक हैं। अगर आप चाहेंगे कि अपने मन से बना करके सोल्व कर लें, वो चीज नहीं होगा, यू हैव टू स्टडी। ठीक है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, दिस रेफर्स टू एक्सपेंसेस दैट आर of revenue nature but so large that they are spread over several accounting periods। ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के ही तरह होता है, लेकिन इतना लार्ज होता है कि एक बार पे नहीं कर सकते हैं। तो डिफर्ड में मैंने बाद में, धीरे 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 धीरे, टाइप ऑफ ईएमआई, उस तरह से इसको करते हैं। डिप्रिसिएशन इज नॉट डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिप्रिसिएशन डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि a direct allocation of asset cost over its life, not expenses that is being arbitrarily spread out। मूल्यह्रास को स्थगित राजस्व व्यय नहीं माना जाता है, क्योंकि यह परिसंपत्ति की लागत का उसके जीवन काल में सीधा विभाजन, डायरेक्ट एलोकेशन न करता है, बल्कि कोई मशीन टूट गया, हो सकता है ज्यादा डैमेज है, तो उस तरह से यहाँ पे क्या हो सकता है कि कभी ज्यादा खर्च हो सकता है रिपेयर में, और डिप्रिसिएशन ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। लेकिन वहां पे जो डिफर्ड देख रहे थे हम, उसमें क्या हो सकता है, बड़ा सा जो है वो क्या हो सकता है, उसमें फिक्स है हमको कि इतना पेमेंट हमको करना है, लेकिन इन केस ऑफ डिप्रिसिएशन ये नहीं होगा। समझ में आया होगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, डिफर्ड पेमेंट हमको पता है कि इतना 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 हमको पे करना है, फिक्स हमको पता है। डिप्रिसिएशन का हमको पता नहीं है, हो सकता है कि इस अकाउंटिंग ईयर में डिप्रिसिएशन कम हो, नेक्स्ट ईयर में मशीन ज्यादा डैमेज हुआ हो, तो हमें पता ही नहीं है, अनएक्सपेक्टेड होता है कि कितना
ये आ रहा है, इसीलिए उसको डिफर्ड में हम नहीं जोड़ सकते हैं। कैपिटल गेन क्या होता है? दिस इज द प्रॉफिट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट के सेल पे जो प्रॉफिट जो आता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। ठीक है। पूंजीगत लाभ वह लाभ है जो किसी पूंजीगत परिसंपत्ति जैसे शेयर, बॉन्ड और कोई एसेट है, ठीक है, तो उसको करने पे जो आएगा, बेचने पे, उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल गेन। तो ये सब टर्म अगर आप समझ रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं है, नहीं समझ रहे हैं तो दिक्कत वहां पे है। Which of the following statement is not correct for अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो कौन सा कथन अटल पेंशन योजना के लिए सही नहीं है? देयर इज ए गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन फॉर क्या? सब्सक्राइबर रेंजिंग बिटवीन 1000 to 5000 पर मंथ। लेकिन क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन कि कौन सही नहीं है, गलत स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, यानी 1000 से 5000 प्रतिमाह गारंटीकृत न्यूनतम मासिक पेंशन प्रदान की जाती है जो अटल पेंशन योजना में भाग लेते हैं। कह रहा है कि द बेनिफिट ऑफ मिनिमम पेंशन वुड बी गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। न्यूनतम पेंशन का लाभ भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंट्रीब्यूट 50% ऑफ क्या? सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूशन, और 1000 रुपया पर एनम व्हिच इज लोअर। गवर्नमेंट क्या करती है कि उतना ही मिलाती है जितना सब्सक्राइबर मिलाता है, जो लोन वाला है वो मिलाता है, ये कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, और क्या हो गया, और यहाँ पे कह रहा है कि भारत सरकार, ठीक है, नेक्स्ट, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज्ड एबव 40 ईयर। जिनकी आयु 40 साल से ज्यादा है वो अप्लीकेबल है। तो ऐसा नहीं है, आपको 60 साल में पेंशन ही मिलेगा और 40 साल में अवेलेबल होगा, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। डीज क्या है? इनकरेक्ट। 18 से 40 के बीच में आप क्या कर सकते हैं, वो आप जो प्रीमियम है वो पे कर सकते हैं पेंशन के लिए, उसके बाद फिर आपको मिलेगा। तो थ्री जन सुरक्षा स्कीम जो है वो क्या क्या है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पहला ये हो गया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और जिसका कंप्लीशन क्या होता है? एंड अटल पेंशन योजना, कंप्लीट 10 ईयर ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी कवर। तो समझ में आया कि सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करते हुए 10 वर्ष पूरे किए हैं ये अटल पेंशन, ये आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये तीनों जो है इसके 10 साल हो गए। मतलब क्या पढ़ने का जरूरत है अगर हम ध्यान से देखें तो स्कीम्स को डिटेल से पढ़ने का जरूरत है। स्कीम्स को क्या है? डिटेल से पढ़िए, बहुत सारा इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, उसको जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बना पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, देखिए, तो प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना का शुरुआत कब हुआ? 9 मई 2015। एम इसका क्या था? एम था कि लाइफ इंश्योरेंस कवरेज फॉर डेथ फ्रॉम एनी कॉज, किसी भी कारण से अगर मृत्यु होती है तो बीमा कवरेज क्या है? मिलेगा उसको। एलिजिबिलिटी क्या है? 18 से 50 साल के बीच में बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट होना चाहिए। कवरेज 2 लाख रुपया मिलेगा फ्रॉम एनी कॉज, डेथ हुआ किसी भी तरह से। प्रीमियम तो आपको 436 रुपया प्रति साल देना है, 18 से 50 साल के लोग। समझ में आया? ड्यूरेशन क्या है? तो ये ऑटो रिन्यू हो जाता है
एक ईयर का ड्यूरेशन है जून 1 जून से 31 मई तक, तो इसको कोई जरूरत नहीं है पढ़ने का। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? तो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन। ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को सेम हुआ है। एम क्या है? तो एफोर्डेबल एक्सीडेंट इंश्योरेंस फॉर डेथ डिसेबिलिटीज। एक्सीडेंट के कारण से अगर डेथ हुआ, चाहे डिसेबिलिटी हुआ, उस पे ये मिलेगा। लेकिन उसमें क्या था? केवल क्या था? डेथ पे ही मिल रहा था, मृत्यु या विकलांगता दोनों के लिए ये आपको है। और इसमें क्या है? 18 से 70 है। वहां क्या था? 18 टू 50 था, 18 टू 50 ईयर्स था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? 18 से 70 साल है, और उनके पास वही बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट जो भी है होता है। यहाँ 2 लाख रुपया मिलेगा डेथ पे, 1 लाख मिलेगा पार्शियल डिसेबिलिटी पे, ठीक है। प्रीमियम आपको 20 रुपया पर एनम जमा करने का जरूरत है। यहाँ अभी वही 1 जून से 31 मई, चूंकि एक ही समय में बना है तो सिमिलर स्कीम है, बस थोड़ा सा डिफरेंसेस है। तो क्या देखे कि जीवन ज्योति बीमा योजना जो था वो भी 9 मई 2015 को इंट्रोड्यूस किया गया, और आप वहां पे देख रहे हैं कि उसमें केवल डेथ के लिए है, लेकिन इसमें क्या है? आपको डेथ प्लस डिसेबिलिटी, विकलांगता भी होता है तो आपको मिलेगा। ये 18 से 70 साल तक है, और वो 18 टू 50 ईयर है। तो ये इसका डिफरेंस है, ठीक है। वहां पे LIC थी, यहाँ पे इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? पब्लिक एंड प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी, GIC है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कार्यान्वयन एजेंसी कौन है? अटल पेंशन योजना। हम्म अटल पेंशन योजना भी सेम डे ही इंट्रोड्यूस हुआ, 9 मई 2015। एम क्या है? तो गारंटीड पेंशन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर, जो क्या है? असंगठित क्षेत्र में जो वर्कर हैं उनके लिए क्या करना? पेंशन का व्यवस्था करना, प्रदान करना। एलिजिबिलिटी क्या है? 18 टू 40 ईयर्स है, ऑप्शन में था ना 18 टू 40 ईयर। तो जब हम एग्जैक्ट नहीं जानेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? गलत कर देंगे। तो एग्जैक्ट जानने का जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पे प्रीमियम जो है, पेंशन क्या है? 1,000 से 5,000 60 वर्ष की आयु के बाद योगदान के आधार पे, जैसा आप पे किए, अगर आप पहले ले लिए इंश्योरेंस, ये पेंशन वाला चीज पहले ही आप भर रहे हैं तो आपको ज्यादा मिलेगा। अगर आप कम मतलब प्रीमियम डाले हैं तो क्या होगा? आपको कम मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम कितना भरे हैं, कितना साल तक भरे हैं, उसके आधार पे आपको मिलेगा। कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी, कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी, यू कैन पे प्रीमियम मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है? PFRD है, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत ये आ रहा है, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इसका प्रीमेच्योर डेथ अगर होता है, समय से पूर्व अगर मृत्यु हो जाता है, तो जो आपके परिवार हैं, जीवन साथी हैं, वो योगदान जारी रख सकते हैं। अगर उनका है कि नहीं हम अभी पे करते रहें, तो उनको ट्रांसफर हो जाएगा और उनको मिल जाएगा। तो ये चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि which one of the following is the amount of annual premium of the प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फॉर एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी कवर अप टू 2 लाख। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख तक के दुर्घटना और विकलांगता कवरेज के लिए कितना देना होता है? तभी पढ़े हम, क्या था? 20 रुपया। अभी पढ़े ना, 20 रुपया पर एनम जमा करेंगे, तो यही 20 रुपया है।
तो कैसे देखें कि जब हम पढ़ते हैं तो प्रश्न बनता है। देखिए, आप कितना भी पढ़ लें, रिवीजन का बहुत महत्व है। अंटिल यू रिवाइज यू विल नॉट रिटेन। और एग्जाम में वही जाएगा जो आपको याद है, ना कि आप जितना पढ़े हैं। तो बार बार रिवाइज। बाजीराम के जो फाउंडर हैं, बाजीराम एंड राबी के, वो क्या बोलते हैं कि रिवीजन इज द हॉल मार्क ऑफ सक्सेस। जितना बार रिवाइज करेंगे वो आपको सक्सेस दिलाएगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द 2021 का क्वेश्चन, 2021 में जो पूछे गए, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21, इकोनॉमिक सर्वे जो है आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ इन ईयर। तो देखिए, ये क्वेश्चन को अभी तो इग्नोर करिए, लेकिन हमें क्या जरूरत है, अभी जो 20-22 दिन 25 दिन में जो पेपर होने वाला है ईपीएफओ का, अभी जरूरत है कि कितना प्रोजेक्ट किया है आपको भारत के फाइनेंशियल ईयर क्या 2025-26 में, या जो इकोनॉमिक सर्वे है 2024-25। ठीक है, 2024-25 जो इकोनॉमिक सर्वे है वो इंडिया का ग्रोथ कितना प्रेडिक्ट किया है, इसका जरूरत है हमें पढ़ने का। ठीक, तो उस समय क्या था, ये क्वेश्चन अभी वेग है, इसको नहीं देखेंगे। और ये क्वेश्चन पूछने के पीछे रीजन क्या था, उस समय कोविड था और कोविड से हमारा इकोनॉमी रिकवर हो रहा था। तो जो रिकवर का शेप था वो भी शेप था, यानी क्या था कि रेपिड रिकवर हो रहा था। भी शेप अगर आप देखेंगे तो किस तरह से होगा रिकवरी, देखिए तो पहले डाउन हुआ कोविड के कारण से और इस तरह से रिकवर हो रहा है, समझ रहे हैं। तो भी शेप रिकवरी जो है, आप एंगल देखें यहाँ पे तो बहुत क्या है, कम एंगल है। यानी क्या हो रहा है, मैंने 45 के आसपास या और भी कुछ हो सकता है। यानी क्या हो रहा है, ये रेपिड रिकवरी हो रहा है। ऐसे भी होता 90 होता तो क्या होता, तुरंत रिकवर करने लगा। ठीक है, तो ये चीज है कि जैसे ही डाउन हुआ कोविड के समय, रिकवरी फिर क्या हो गया, तेजी से हो रहा है। ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 24-25 हाइलाइट्स क्या करता है, तो जो अभी वाला इकोनॉमिक सर्वे है जो वर्तमान में जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो कहता है क्या, कह रहा है कि इंडिया रियल जीडीपी ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड एट 6.4%। अभी का जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, 6.4% है ग्रोस वैल्यू एडेड से, और एक्सपेक्टेड टू ग्रो वही 6.4% ऑफ जीडीपी बढ़ेगा। और इसका जो ग्रोथ रहेगा फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी का, वो क्या है 6.3 to 6.8%। ग्रोस वैल्यू एडेड में 6.4, और परसेंटेज ऑफ जीडीपी जैसे करते हैं उसमें क्या है आपका, तो 6.3 to 6.8% के बीच में इसका रहेगा। ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन हैज रिड्यूस, जो आपका खुदरा मुद्रास्फीति है वो क्या हुआ है, घटा है 5.4% से घट करके 4.9% है। अब ये नहीं देखना है कि अप्रैल और क्या है, इतना डीप में मंथ वाइज नहीं जाता है, बट क्या है कि ये चीज देखना चाहिए कि इन्फ्लेशन रेट क्या हो सकता है कि क्वेश्चन जो है ट्रेंड में दे दे स्टेटमेंट में कि क्या खुदरा मुद्रास्फीति जो है वो घटी है या बढ़ी है। तो आपको ये पूछ सकता है। ठीक है। अच्छा, ग्रोस एनपीए के साथ क्या हुआ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ा है कि घटा है। इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स विदाउट इकोनॉमिक सर्वे इज वेग। आर्थिक सर्वेक्षण के बिना अर्थशास्त्र क्या है का कोई मतलब नहीं है, खास करके इंडियन इकोनॉमी या कोई भी देश का अर्थव्यवस्था अगर आप देखते हैं तब। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रोस एनपीए क्या घटा है, कह रहा है कि रिकॉर्ड हुआ कितना परसेंट, 2.6%। क्रेडिट जीडीपी गैप जो है वो भी क्या है, -10.3 से घट करके
फाइनेंशियल ईयर 2000 फर्स्ट फाइनेंस जो क्वार्टर है उसमें -0.3 हुआ है। मतलब देख रहे हैं कैसे रिकवरी हुआ है। इंश्योरेंस मार्केट जो है वो क्या हो गया है आपका, बीमा बाजार 7.7% ईयर ऑन ईयर क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और 11.2 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 24 में हो गया। ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की क्या स्थिति है, तो एफडीआई इंक्रीज हो गया है 17.9% ईयर ऑन ईयर। मतलब प्रत्येक साल इस रफ्तार से एफडीआई है बढ़ रहा है और रिच हो गया है, कहां तक पहुंचा है, $55.6 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 2025। ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है मतलब मर्चेंडाइज प्लस सर्विस सब मिला के इसका ग्रोथ रेट क्या है, 6% ईयर ओवर ईयर, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट 9 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। समझ में आया कि अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। कोविड से अगर हम ये करें तो एफडीआई वर्ष दर वर्ष क्या कर रहा है, ईयर ऑन ईयर 17.9% के ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 2025 में एफडीआई जो है वो 55.6 बिलियन डॉलर एफडीआई हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स जो है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हुआ है 2020 से 2024 के बीच में 38.8% से वृद्धि हुई है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ग्रो किया है 6.2% से। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, जितना रफ्तार से हम बता दे रहे हैं अगर उतना स्पीड से अगर आप इसको पढ़ते हुए केवल वीडियो की तरह देख लेंगे तो काम नहीं चलेगा। यू हैव टू राइट ऑन योर कॉपी, नोटबुक पे आप डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ कैसे चल रहा है फाइनेंशियल ईयर में, पूछ देगा इंडस्ट्रियल सेक्टर का बताइए क्या ग्रोथ रेट है, 3-4 ऑप्शन दे देगा, वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा। सो कुछ डेटा जो होता है उसको देखने का जरूरत है। और क्या डेटा होता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है, करेंट मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ के जानने का जरूरत है कि उसका डेटा क्या कह रहा है। तो ही है, स्टील प्रोडक्शन ग्रू बाई कितना, 4.6%, वो भी जो है बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल डोमेस्टिक सेल भी बढ़ गया है 12.5% इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो समझ में आया कि वी सेफ रिकवरी जो है उस किसको बोलते हैं, जैसे ऐसे हो रहा था कोविड में इस तरह से। ऐसे क्यों हो गया, बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं, जो एफपीआई और एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तहत आए थे, वो अपना कैपिटल लेकर के क्या कर लिए, अपना निकल लिए। बट एफडीआई हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इसके कारण से जो है बहुत सारे चीज जो बदली है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन सीएजीआर ग्रीव एट कितना, तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है 17.5%। टेक्सटाइल, अपैरल, ये सब भी, फार्मास्यूटिकल, परिधान, ये सब में निरंतर वृद्धि देखी गई है। सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट कितना करता है, 55.3% ऑफ टोटल जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडेड। जबकि ये फाइनेंशियल ईयर 2014 में 50.6% कर रहा था। तो इसमें भी वृद्धि देखी गई है। और इसके पीछे रीजन है कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये सब चलाया गया था, तो अब उसका दिख रहा है इफेक्ट। फाइनेंशियल ईयर 2025 में सर्विस सेक्टर का सकल मूल्य वर्धन जो जीवीए है उसका योगदान यहाँ पे कैसे देखे, 50.6% से बढ़ करके 55 पॉइंट क्या हुआ है, 3% हुआ है। एग्रीकल्चर भी जीवीए ग्रोस वैल्यू एडेड का 16%, 16% शेयर होल्ड करता है, जबकि
फाइनेंशियल ईयर 2024 में भी ये कितना था? तो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर भी इंक्रीज हुआ है अपना जीडीपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्रोनिम फॉर द नीति आयोग? पता ही है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जहां भी दिखे मार दीजिए। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नोट टेक्नोलॉजिकल इंडिया। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसका स्थापना कब हुआ था? 2015 में। हाँ, which one of the following pair of जोनल रेलवे एंड देयर हेडक्वार्टर इज नॉट करेक्ट मैच? कौन करेक्ट मैच नहीं है? ऑप्शन है, तो इसके लिए आपको क्या जानना होगा? अच्छा देखिए, तो ये है आपका सेंट्रल रेलवे और इसका दिया हुआ है नागपुर। तो आइए जितना भी हेडक्वार्टर है उसको देखिए, याद करने के लिए आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। कैसे इसको याद कर सकते हैं? देखिए, नॉर्दर्न रेलवे, तो नॉर्दर्न में न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। क्या है? न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जयपुर में, नहीं दिख रहे हैं, नॉर्थ है और वेस्ट की तरफ है, तो क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। नॉर्थ सेंट्रल का प्रयागराज हो जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न का गोरखपुर हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ये वाला जो आपका है, ये अपना प्यारा भारत। ऐसे जाइए, उसके बाद फिर ऐसे आइए, ऐसे रहिए, उसके बाद फिर ये से। ठीक है, तो इस तरह से जो बनता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो आपका है ये वाला, इसका क्या है? गुवाहाटी, असम। ये एरिया आपका अरुणाचल है, इस तरह से। तो देख लिए हम, नॉर्थ कंप्लीट हो गया हमारा। सेंट्रल रेलवे का क्या है? मुंबई है। वहां पे क्या दिया हुआ था? नागपुर, इसीलिए इनकरेक्ट था वो। साउदर्न का क्या है? चेन्नई। ये नीचे वाला हिस्सा फिर क्या होगा? ऊपर जाएगा इस तरह से, और फिर आप जब ऐसे आएंगे तो इस तरह से एक बनेगा और एक ऐसे करके बनेगा, और ये हो गया। जल्दी से बनाए, हालांकि और इसको करेक्ट किया जा सकता था। ठीक है, तो ये रीजन क्या हो गया? साउदर्न का चेन्नई हो गया। साउथ वेस्टर्न का ये क्या है? तो हुबली है। साउथ सेंट्रल का सिकंदराबाद है। ठीक है, साउथ कोस्टल का विशाखापत्तनम है। विशाखापत्तनम किधर है? इधर है। यहाँ पे इंडिया थोड़ा सा ऐसे कर्व होती है, ऐसे करके, तो यही वाला जो पार्ट है वो विशाखापत्तनम है। ठीक है, उसके बाद फिर साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर है, और साउथ ईस्टर्न कहाँ है? ये कलकत्ता है, ये वाला रीजन। ठीक है, कोलकाता। अगर आप जाते हैं ईस्टर्न रेलवे में, तो ईस्टर्न रेलवे में भी क्या है? कलकत्ता ही है, और साउथ ईस्टर्न का भी क्या है? कोलकाता ही है। ईस्ट सेंट्रल का क्या है? हाजीपुर, ईसीआर। तो पटना किस में आता है? ईस्ट सेंट्रल रेलवे में, हाजीपुर में, ई सी आर। ठीक है, ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर। ईस्ट और कोस्ट, तो भुवनेश्वर कहीं उड़ीसा यहाँ पे है। आपको कमेंट करके बताना है कि ईस्ट कोस्ट पे अशोक किससे लड़ाई किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंस था। लड़ाई इसीलिए हुआ था कि वहां पे पोर्ट था, उस पोर्ट के लिए मारा मारी होती थी, दूसरे देश से गुड्स आते थे। खैर हिस्ट्री में देखेंगे। ईस्ट कोस्ट का क्या हो गया? उड़ीसा, भुवनेश्वर। अब वेस्टर्न रेलवे, मुंबई सेंट्रल का भी है और वेस्टर्न का भी है। वेस्ट सेंट्रल का जबलपुर है। वेस्ट भी है और सेंट्रल भी है। जबलपुर कहाँ है? एमपी में है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ऑप्शन से ही पकड़ा जाएगा हर चीज। तो एक एक को तो हम याद नहीं कर सकते। नॉर्थ सेंट्रल, प्रयागराज, सेंट्रल रीजन से जब रेलवे का फॉर्म भरते हैं तो आपको ये। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना?
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू यूज फर्टिलाइजर, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ये सब पेस्टिसाइड्स मिल रहा है क्या कि नहीं मिल रहा है? तो आपको ये नहीं मिल रहा है। पूछ रहा है क्या? उद्देश्य नहीं है। टू अचीव कवरेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन, कृषि सिंचाई है तो ये तो करेक्ट होगा ही। टू एक्सपेंड कल्टिवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरिगेशन, सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत बढ़ाना एरिया को, तो ये तो आपका क्या है? ट्रू है। इम्प्रूविंग वन ऑन फार्म वाटर यूज इफिशियंसी, हाँ सही है। तो वाटर से रिलेटेड जितना भी यही फर्टिलाइजर वगैरह आपको नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट जो आपका है वो क्या है? इनकरेक्ट है। अच्छा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आपसे पूछ सकता है कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? अगर आपसे पूछ दिया तो क्या बोलेंगे? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आ रहा है। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत। तो अब बाकी लॉन्च कब हुआ था? 2015 में। इसका उद्देश्य कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कृषि सिंचाई योजना एश्योर्ड इरिगेशन के लिए किया गया है, बस सिंपल। तो ये हो गया। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति था, लेकिन इसको कौन सा एजेंसी जो है ये करेगी? रूरल डेवलपमेंट। क्या क्या यहाँ पे? तो रूरल डेवलपमेंट, वाटर सेट डेवलपमेंट, तो किसके लिए, कौन इसको करेगा? अलग अलग है आपका। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ठीक। एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर के लिए प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ये तो कृषि एंड कल्याण मंत्रालय। एग्रीकल्चर है तो कृषि एंड कल्याण। अब गांव में कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट, वाटर सेट डेवलपमेंट, जैसे कि जल संग्रहण के लिए अगर कर रहे हैं आपको राजस्थान या कहीं दूसरे एरिया में जहां पानी वगैरह कम होता है या तालाब वगैरह का, तो वहां पे क्या होगा? अरे भाई, सिंचाई एश्योर्ड इरिगेशन केवल थोड़े कि कैनाल से ही होगा, कहीं तालाब बना करके भी हो सकता है। तो जब गांव में ये चीज होगा तो उसको, उसका क्रियान्वयन कौन करेगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। और अगर हो रहा है खेत में हो रहा है तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो हर खेत को पानी, वाटर फॉर एवरी फील्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, पर ड्रॉप मोर क्रॉप था ना ये, तो ये चीज हो जाएगा आपको। और ये जो योजना है किस पे जोड़ देती है? एम्फेसिस करती है, मतलब डिसेंट्रलाइज स्कीम है, तो ये जोड़ देती है आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। मतलब क्या देती है आपको? स्टेट लेवल भी कमेटी बनता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी कमेटी बनता है, लेकिन जोड़ देती है इसी पे, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट पे। और नेशनल लेवल भी बनता है, तो वहां पे इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन होगा, एक मिनिस्टर दूसरा मिनिस्टर कोऑर्डिनेट करेगा। अब इसका दो कंपोनेंट है, टू कंपोनेंट्स ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। पहला क्या है? तो पहला है कि एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ये है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी, ये आपका दो हो गया। हर खेत को पानी का भी सब कंपोनेंट है। उसका सब कंपोनेंट क्या है? तो एक्सिलरेटेड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। तो आप ये देख लिए कमांड एरिया डेवलपमेंट, और सरफेस माइनर इरिगेशन, सतही लघु सिंचाई, जो सरफेस पे हो रहा है छोटा छोटा, मतलब कि कहीं पे पैन है, नहर है, वहां से आप क्या कीजिए? सिंचाई कीजिए। तो ये आपका हो गया। उसके बाद रिपेयर, रिजर्वायर जितना भी है उसको क्या कीजिए? रिपेयर कीजिए, रिनोवेट कीजिए, कुआं वगैरह है, नहर उहर अगर
मैंने भरा जा रहा है उसको सही से रिपेयर कीजिए उसको, तो उसका हो गया। पुनरुत्थान किया जा रहा है जल निकायों की। ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट, भूजल का विकास, एक अटल भूजल योजना भी है जिसको वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड कर रही है, हेल्प कर रही है भारत को ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। अटल भूजल योजना आपका है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, इन व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज एशिया फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोड्यूसिंग प्रोसेसिंग जोन, ईपीजेड, कहां पे 1965 में सेटअप किया गया? निम्नलिखित में से किस स्थान पर एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन 1965 में स्थापित किया गया? वो जगह कौन था? ऑप्शन में है आपका अहमदाबाद, कांडला, मुंबई, जयपुर, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, कांडला क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अब ये सब में आप क्या कर सकते हैं, जानते हैं तो बनाएंगे, नहीं जानते हैं तो रॉन्ग होगा, बस यही है। अच्छा, ये जो एटमॉस्फेयर है, जस्ट लाइक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कंसेप्ट है ठीक उसी तरह का है। और इसमें क्या करते हैं, ड्यूटी फ्री, निर्यात को ड्यूटी फ्री वातावरण बनाने के लिए ये सब काम करते हैं ताकि हम एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित कर सकें, टू प्रमोट एक्सपोर्ट। सक्सेस ऑफ दिस मॉडल लेड टू क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसी का स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ही प्रिकर्सर है जो ऊपर देख रहे थे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2000 में बनाया गया, 2000 में, और उसी में और भी चीजें जोड़ी गई, कंप्रिहेंसिव हो गया। अब देखिए भारत में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहां कहां है। एक तो आपका नोएडा वाला एरिया हो गया, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं कांडला है, फिर आपको मुंबई है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। फिर चेन्नई भी देखिए, मद्रास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है आपका। कोची, कोचिन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है यहाँ पे। विशाखापत्तनम में भी, उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे, कोलकाता में भी, ठीक। तो ये सब जो है वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन आप देख सकते हैं भारत में। कितना, 1 2 3 4 5, कोची 6 7, 2014 के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द स्कीम इंट्रोड्यूस एज वेल एज टारगेटेड सिस्टम ऑफ सर्विस डिलीवरी टू एलपीजी? ये तो आसान है, क्या होगा इसका, पहल इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब आपको कमेंट में बताना है सहज क्या है, किससे रिलेटेड है, ठीक। उदय क्या है, ये भी, उड़ान क्या है, ये सब बताना है। उड़े देश का आम नागरिक, दैट इज उड़ान। उड़ान 2.0 इज रनिंग, ठीक है, उड़ान स्कीम। तो उदय, सहज, पहल, तीनों का फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है। तो पहल क्या हो गया एलपीजी के लिए, देख लिए, फुल फॉर्म बताएंगे उससे पहले हम बता रहे हैं, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है ये, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, पहल, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, तो डायरेक्ट बेनिफिट है, डीबीटी सीधे आपका सब्सिडी जो आता है वो आपके बैंक खाते में आएगा। लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। ट्रांसपेरेंसी को श्योर करने के लिए आपको क्या करता है, पहल स्कीम देखिए, डीबीटी प्रणाली है, आप देख लिए इसको।
17 करोड़ से ज्यादा जो है नेशन वाइड पूरे देश में वो पहल स्कीम का लोग फायदा उठा चुके हैं। पहल स्कीम के लिए क्या है एलिजिबिलिटी? कुछ भी तो नहीं होगा। सबसे पहले एलपीजी उपयोग कर रहे हैं, सिलेंडर वाला, उस पर खाना बना रहे हैं। दूसरी बात क्या है, आपको एज पर इनकम टैक्स 1961 के हिसाब से क्या होना चाहिए, 10 लाख फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा आपका इनकम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो हो जाएगा दिक्कत, पहल का फिर आपको प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सुकन्या समृद्धि योजना व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपोजिटेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर? सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत किस वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितना जमा, किसी वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितना जमा किया जा सकता है? 1.5 लाख। ये लॉन्च कब हुआ था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जो है 2015 में ये क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या है, तो केवल भारत का नागरिक ही अप्लाई कर सकता है, इंडियन सिटीजन। उसके बाद फिर क्या है, अकाउंट कैन बी ओपनड बाय पेरेंट्स, या जो लीगल गार्जियन है, अभिभावक हैं, वो अकाउंट खुलवा सकते हैं। गर्ल चाइल्ड मस्ट बी बिलो 10 साल, 10 साल से उनका आयु क्या हो सकता है, होना है, कम होना है। ठीक है, ओनली वन अकाउंट पर गर्ल चाइल्ड, प्रत्येक जो बालिका है उसके लिए एक अकाउंट। तो मतलब इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 10 साल से उम्र कम होना चाहिए। पेरेंट्स जो हैं, माता पिता या जो भी लीगल पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो क्या कर सकते हैं, गार्जियन खुलवा सकते हैं। मैक्सिमम 2 अकाउंट पर फैमिली। अगर ट्विंस है तो अलग बात है, एक ही बार 2 लड़की हुई है तब तो भाई 3 अकाउंट हो जाएगा। 2 ट्विंस है, दोनों लड़की है, 4 अकाउंट। लेकिन 2 लड़की के लिए मैक्सिमम 2 अकाउंट जो है पर फैमिली आपको खोला जा सकता है इसमें, सुकन्या समृद्धि योजना वाला में। एनआरआई एलिजिबल नहीं है तो बात ही नहीं करना है। और हो गया। फीचर्स क्या है, मिनिमम डिपॉजिट आप कितना करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में आप 250 रुपया करते हैं। क्या है, 250 रुपया। मैक्सिमम डिपॉजिट उसमें कितना कर सकते हैं, 1.5 लाख रुपया पर फाइनेंशियल ईयर, और यही क्वेश्चन था। 1.5 लाख मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं और 250 रुपया पर ईयर जो है आप कर सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 100 में कुछ भी हो सकता है, 100 तो है नहीं, मिनिमम 250 है। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि 2000 कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, 20,000 कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, चूंकि 1.5 लाख तक आप कर सकते हैं। होना चाहिए मल्टीपल ऑफ ये। मेच्योरिटी कब होगा, जब लड़की का आयु खाता खोलने की तिथि से 21 साल हो जाए। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड ओनली फॉर 15 ईयर्स, केवल 15 वर्षों तक ही योगदान करना आवश्यक है। जैसे भी कीजिए, अगर 10 साल से खोल देते हैं तो 25 साल में ही मैच्योर हो जाएगा। मैक्सिमम अकाउंट कंटिन्यू टू अर्न इंटरेस्ट अंटिल मैच्योरिटी, जब तक मैच्योर नहीं होता है अकाउंट तब तक क्या है, आपको इंटरेस्ट उसमें मिलते रहेगा। आफ्टर 18 ईयर्स द गर्ल चाइल्ड मस्ट क्या, ऑपरेट द अकाउंट हरसेल्फ। 18 साल के बाद, चूंकि छोटी थी तो उसको पता नहीं था, नॉलेज नहीं था, लेकिन वो जब बड़ी हो गई तो 18 ईयर्स के बाद क्या हो सकता है, ये अकाउंट उसको खुद हैंडल करना है।
तो यही है। हम्म कह रहा है कि यहाँ पे निकासी कैसे करेंगे, विथड्रॉल कैसे करेंगे। आफ्टर द गर्ल टर्न 18 और पासेस 10th स्टैंडर्ड, अगर 10वां पास कर गई है या 18 साल की हो गई है, तब आप ले सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। 50% ऑफ बैलेंस फॉर क्या, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा हेतु 50% राशि जो है आप निकाल सकते हैं। पूर्ण निकासी कब कर सकते हैं, तो जब मैरिज होने लगेगा 18 साल के बाद, तो आप क्या कर सकते हैं, या प्रीमेच्योर क्लोजर है आपका, तो कभी कभी समय पूर्व बंद भी किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर अगर हो जाता है तो उस समय भी, लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन अगर कुछ इस तरह का बन रहा है जिससे जीवन के लिए खतरा है, तब भी आप निकाल सकते हैं। टैक्स बेनिफिट इसमें क्या मिलेगा, तो उसका लाभ मिलता है एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 80C, इनकम टैक्स के 80C आईटी एक्ट के तहत इनकम टैक्स अप टू 1.5 लाख का एग्जेम्पशन मिलता है। ठीक है। इंटरेस्ट अर्न इज क्या, जो भी इंटरेस्ट हो रहा है उसमें टैक्स कुछ नहीं लगेगा। समझ में आया, अर्जित ब्याज कर मुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। करे कि मिनिमम एंड मैक्सिमम एज व्हिच अ सब्सक्राइबर कैन ज्वाइन अटल पेंशन योजना, तो क्या देखे थे, 18 से 40 था, तो इसमें देखना ही है, मिनिमम और मैक्सिमम पता चल गया, ये इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि अटल पेंशन योजना हम लोग पढ़ चुके हैं, तो बाकी कुछ देखेंगे नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 23, अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज दैट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट हैज यूनिक इकोनॉमिक रेगुलेशन देन रेस्ट ऑफ कंट्री, पहला। दूसरा कह रहा है कि इट अलाउ 20% इनकम टैक्स बेनिफिट फॉर इंडिविजुअल विथ फॉरेन इनकम, क्या 20% जो है आयकर लाभ प्रदान करता है विदेशी आय वाले नागरिक को। और कह रहा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है meant only for promotion of items for international trade and not domestic, ऐसा है क्या, तो क्या करेक्ट है, सी तो ऐसे ही इनकरेक्ट है, तो सी को पहले काटिए। फ्री ट्रेड एंड क्या, वेयर हाउसिंग इज नॉट परमिसेबल इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फ्री ट्रेड पॉसिबल नहीं है, तो ये तो पहले गलत, ये गलत, ठीक है, तो सी और ये गलत हो गया। उसके बाद इट अलाउ 20% इनकम टैक्स बेनिफिट, फॉरेन इनकम होगा उसी को मिलेगा, तो ये गलत है, ए इज द करेक्ट आंसर। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो क्या है, विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो क्या होते हैं, ड्यूटी फ्री इनक्लेव होते हैं, मतलब यहाँ पे कोई ड्यूटी वगैरह नहीं लगता है, ऐसा माना जाता है कि क्या है, फॉरेन टेरिटोरी है, तो इस कारण से। कह रहा है कि SEZ जो है उसमें टैक्स एग्जेम्पशन होता है, सिंगल विंडो क्लियरेंस, 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अगर हो रहा है, ये सब हो सकता है, 100% FDI, तो यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है क्या है, करेक्ट है। इट प्रोवाइड्स यूनियन एंड स्टेट ऑन इश्यू रिलेटेड टू GST, यह केंद्र और राज्यों को GST संबंधित विषयों पर सलाह देती है। इट्स मेंबर इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या सही है, GST काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर होते हैं कि नहीं होते हैं, थिंक नहीं होते हैं।
ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं, तो गलत हो गया। अब देखिए जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 ए के तहत जो है जीएसटी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बनाया जाता है। तो ये देखना है कि आर्टिकल 279 ए डील्स विथ जीएसटी काउंसिल। इट प्राइमरली फंक्शन इज क्या, रिकमेंडेशन यूनियन और स्टेट को देगी टैक्स रिलेटेड जो चीज है उससे। और 2017 में जीएसटी आया, प्राइम मिनिस्टर मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। कौन कौन होते हैं ये देखिए, सबसे पहले तो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो वित्त मंत्री हैं वो क्या होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे, चेयरमैन होंगे, चेयरपर्सन होंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस रेवेन्यू, वित्त राजस्व के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर और एनी अदर नॉमिनेटेड मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट यूटी, सभी राज्यों एवं विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री या उनके बिहाफ में जिनको भेजा जाता है वो होते हैं, ठीक है। अब जीएसटी लाने से क्या फायदा हुआ, वन नेशन वन टैक्सेशन से क्या हुआ फायदा। ऐसे यूपी में गुड्स का सामान जो गुड्स का प्राइस है, सामान का जो दाम है वो अलग होता था, राजस्थान में अलग होता था, कहीं एक्साइज लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है, ठीक है। तो जीएसटी जो है वन नेशन वन टैक्सेशन, यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो गया, फेडरल स्ट्रक्चर, अगर इस तरह का सेम ही टैक्स सब जगह लगेगा, इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि हम मतलब फेडरलिज्म को हम क्या कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं और भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि दिस स्ट्रक्चर इंश्योर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कौन सा फेडरलिज्म जो है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद का क्या करते हैं, स्थापना करने का प्रयास करते हैं। एज, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय ईयर। किस साल तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का बात किया गया था, तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। 2025 तक बोला गया है कि इंडिया जो इंडिया विल बी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो आप देख लीजिए, आपको कमेंट करके बताना है कि इंडिया का जीडीपी कितना है, बजट जो है उसमें कितना का बजट पेश किया गया, ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले पार्ट में करेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप स्कैन कर सकते हैं, पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल होगा टेलीग्राम पे @nextgeneconomics1। अगर आप यूट्यूब पे तो आप हमें देख ही रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो आए तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है। इससे हमें हिम्मत मिलेगी। और कांटेक्ट अगर करना चाहते हैं तो या तो टेलीग्राम से या तो हमें मेल कर सकते हैं economicsnextgen@gmail.com। हम आपका इंतजार करेंगे, आपके क्वेरीज का। आप अगर ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो 3rd फ्लोर विराट कॉम्प्लेक्स, बोरिंग रोड आप आ सकते हैं। ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था है, ऑनलाइन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।